हेलो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके बारे में मतलब मैं बोलूँ कि एक या दो क्वेश्चन जेई नीट और दो क्वेश्चन बोर्ड लेवल, ठीक। ये पक्का आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अब हम इसे बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। मतलब जानते हैं मतलब पहले हमने जो टेंथ क्लास में पढ़ा था कि एक एटम है, अ, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक। उसके बाहर फिर दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पहले ऑर्बिट में, फिर दूसरे में आठ घूमते हैं। सात और आठ, आठ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे में आठ, फिर तीसरे में आठ, ऐसे करके घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑर्बिट्स होते हैं इसमें। तो इन सभी को जो मॉडल्स ऐसे हम जो देखते हैं इसको, ये किसने दिया था और इसके अंदर की जो हम बातें हैं अब हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पहला पॉस्टुलेट था वो रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक। हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। उन्होंने इसी से समझा था, अल्फा पार्टिकल बोलो, पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक वो ली स्क्रीन, ठीक। स्क्रीन का आगे ये स्क्रीन है, ठीक। इसके आगे उन्होंने उन्होंने लगाई गोल्ड फॉइल, ठीक। ऐसे कोई गोल्ड फॉइल है, ठीक। ये है गोल्ड फॉइल, ठीक। और गोल्ड फॉइल के जस्ट सामने उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एमिटर रखा, ठीक। रेडियो एक्टिव एमिटर मतलब कि वहाँ पे एक सब्सटेंस था जिसका नाम मैं बोलूँ, ये है ऐसे कोई सब्सटेंस, ठीक। ये है पॉलिनियम। पॉलिनियम एलिमेंट जो था वो उन्होंने रखा और उसके आसपास ऐसे बाउंड्री बना दी ताकि इसमें से जो रेडिएशन है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। रेडिएशन को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने इसके आगे एक बाउंड्री लगाई, ठीक। तो अब इस जो ये मेटल है, ये वाला पॉलिनियम, ये रेडियो एक्टिव इमिटर है। रेडियो एक्टिव इमिटर और इमिट इमिट क्या करता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इमिटर, ठीक। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे निकले, ऐसे निकले। तो क्या देखा था उन्होंने कि कुछ जो रेज हैं वो ऐसे ऐसे आई, ठीक। ऐसे गई और यहाँ से स्क्रीन से टकरा के पूरी तरह निकल गई, मतलब वापस कभी वो लौटी ही नहीं, कहीं भी मिली नहीं वो रेज, ठीक। और फिर कुछ रेज जो थी वो ऐसे आई और एक पार्ट इसमें आने के बाद गोल्ड फाइल में और हल्की सी डेविएट होकर ऐसे तब निकल गई वो, हल्का हल्का डेविएशन, सम स्मॉल एंगल, ठीक। बहुत हल्के एंगल पे ऐसे डेविएट होकर वो ये निकल गई। और जो कुछ रेज जो थी वो ऐसे आई और इसी ट्रैक पर वापस लौट गई। तो इससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। और वो रिजल्ट क्या था कि जो निकल के गई ये वाली, जो कभी रेज लौटी ही नहीं, ठीक। वो बताती हैं कि एटम जो है, एट मोस्ट ऑफ द ऐसे लिखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। पहली बात बोली थी उन्होंने, ठीक। मैं पेज दूसरा ले रहा हूँ, ठीक। उसी पे कर लो, ठीक। तो उन्होंने मतलब पहली बात बोली, फिर दोबारा दूसरी बात जो बोली थी, एक मिनट, इसी को मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। तो उन्होंने जो दूसरी बात बोली वो बोली थी कि तो उन्होंने हम पहली बात जो बोली उन्होंने बोली थी कि एटम जो है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा खाली है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक। फिर दूसरी बात बोली थी कि कुछ एंगल जो है, सॉरी, कुछ पार्टिकल्स जो थे
particles are some particles are deviated some small angle एंगल, ठीक। और तीसरी बात बोली थी कि बहुत कम, ए वेरी फ्यू ट्रेस retrace retrace their path। देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब उन्होंने ये तीन चीज़ें की थी कि जब ये वो था उनका एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने पहली चीज़ जो बोल देखी थी कि पहला ऑब्जर्वेशन कि बहुत सारी रेज जो थी वो ऐसे आई और उसमें से सीधे 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 ऐसे उस पर स्क्रीन पर जाके टकराई, मतलब इसने गोल्ड फॉइल ने उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। मीन्स कि रेज को लगा कि यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, वो पार निकल गई, ठीक। कुछ जो थी उससे उन पर कुछ हिंड्रेंस आया, ठीक, कुछ उनसे टकराया होगा गोल्ड फॉइल में अंदर, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे डेविएट होकर अपने रास्ते से, और उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया, ठीक। और बहुत कम मतलब ऐसे कि 20,000 में से एक रे, वन रे आउट ऑफ 20,000, कोई 20,000 में से एक रे अपने रास्ते वापस लौट गई, ऐसे उन्होंने ये तीन चीजें ऑब्जर्व की थी, ठीक। तो हमने ये लिख लिया, वन सेकेंड, जो ये मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, ये तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा इससे। उन्होंने क्या लिखा था कि पहले पहला लिख रहा हूँ मैं, ठीक, पहला वो नहीं है, मतलब इसको कंक्लूजन में डाल देंगे हम। उन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, मतलब वो अनडेविएटेड चले गए सीधे सीधे, पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक। उन्होंने क्या देखा, सबसे पहली चीज कि बहुत सारे जो वो थे, वन सेकेंड, हाँ, तो उन्होंने जो देखा कि बहुत सारे रेज जो थी वो सीधे सीधे निकल गई, उन्हें गोल्ड फॉइल से कोई लेना देना नहीं था, ठीक, वो निकल गई, पहला, ठीक। दूसरा उन्होंने देखा कि बहुत कम, मतलब कुछ कुछ जो थे पार्टिकल्स वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदल रहे हैं, मतलब अपना रास्ता बदल के वो साइड से होकर निकल जा रहे हैं, और बहुत कम अपने रास्ते वापस लौटे, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहला जो बात बोली थी, पहली वाली एक्सपेरिमेंट वन, जो ऑब्जर्वेशन वन जो थी, उन्होंने उससे क्या कंक्लूड किया कि, वन सेकेंड, उन्होंने जो सबसे पहली बात बोली थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल, तो इससे क्या वो निकल के आया था कंक्लूजन कि जो एटम है वो बहुत ज़्यादा खाली है, द स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी, ठीक। फिर जो दूसरा था, उन्होंने इससे क्या पता लगाया कि एटम जो है कंटेन, एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक, चार्ज। अभी ये ऐसे क्यों, क्या क्या था उन्होंने कि जो इन्होंने ये बात बोल दी, उन्होंने क्या था, एक वो जो था अल्फा पार्टिकल जो थे, अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल इसे अलग से लिख लेना नोट बना के, अल्फा पार्टिकल जो थे वो थे हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम एलिमेंट का न्यूक्लियस, हीलियम एलिमेंट का न्यूक्लियस, मतलब हीलियम पे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक, और दोनों के दोनों हमने उससे निकाल लिए, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ हीलियम में जो न्यूक्लियस बचा वो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे जो था, और हमें पता है कि अंदर जो थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट कर रहे थे, ठीक। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल किया, तो इससे ये पता चला कि उसमें कहीं पे कुछ तो है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को रिपल कर रहा है, तो वो अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो वो है एटम है वो पॉजिटिव चार्ज अपने आप में कहीं ना कहीं रखता है, ठीक। और जो उन्होंने तीसरा जो बात बोला था कि वेरी फ्यू रेज रिट्रेस देयर पाथ, देयर ओरिजिनल पाथ, तो उससे पता चला कि वहां पे ना, इसमें सेंटर में मतलब जहाँ पे वो वापस आ रही थी रेज, जहाँ से, वहां पे एटम जो है अपना पूरा पॉजिटिव चार्ज वो करता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज मीन्स देखो, अगर एक पॉजिटिव ऐसे, ठीक, और एक पॉजिटिव को तुम ऐसे लेकर आ रहे हो, इसके
सेंटर और इसका सेंटर से अगर मैं एक दो रे निकालूं तो ये अलग है दोनों, तो ठीक ये इफेक्ट डालेगा और ये थोड़ा ऐसे डेविएट होकर चला जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल सामने सामने है, ऐसे और ऐसे दोनों प्लस चार्ज बिल्कुल एक ही लाइन पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये एक दूसरे से कभी टकराएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। ये अपने रास्ते वापस लौट जाएगा, ये अगर वहीं रोक रखा है तो ये वापस लौट जाएगा, अगर दोनों के दोनों फ्री हैं तो दोनों वापस चले जाएंगे। ठीक, ये होता है। तो इससे क्या पता चला, तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया कि इस वाली बात से, तो वो था कि जो एटम है वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे कंटेन करता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसका जो वॉल्यूम है बहुत छोटी जगह पे अपने पूरे एटम का, पूरा जो बहुत बड़ा एटम था लिया था उसने रदरफोर्ड ने, गोल्ड एटम, ठीक, गोल्ड फाइल जो ली थी बहुत थिन ली थी, तो उसने माना था कि ये एक ही एटम है, तो वहाँ पे ऐसे करके उसने कर दिया था। अब कुछ वैसे मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बताता हूँ, छोटी छोटी बातें नहीं, देखो एटम जो होता है, एटम का इन तीनों बातों से जो निकल के आया था, एटम बहुत अपने अंदर एक छोटे से वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके बाहर। तो यहाँ से जो अगर मैं बोलूँ कि रेडियस ऑफ द एटम, ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 10 मीटर, -10 मीटर, ठीक। और अगर मैं वहीं पे न्यूक्लियस की बात करूँ, ये पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, तो इसकी होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। और एक बात और कि देखो, कोई भी चार्ज है, दुनिया का कोई भी चार्ज है, अगर सेम चार्ज है, ठीक, तो रिपल्सन होगा, और चार्ज अगर ऑपोजिट है, ठीक, तो अट्रैक्शन होगा। तो दुनिया तीन तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से बोलूंगा, ठीक, न्यूट्रॉन। तो जो है अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो जो, सॉरी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक, तो ये आपस में यहाँ पे होगा रिपल्सन, ठीक, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, ठीक, इन तीनों केसेस में। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक, 1 सेकेंड, और इसके बाद होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन तो हम चार्ज मानते हैं 0, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बस प्लस में होता है, ठीक, गुलाम, ठीक है। चार्जेस की ये बात कर ली। और एक बात और अगर मैं बोलूँ तुमसे कि ये जो था, अगर रदरफोर्ड की बात को हम माने कि जो एटम है वो अपना पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे एरिया में अपने आप में कंटेन करके रखता है और आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज मैंने बोला 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक, तो बहुत ज़्यादा छोटा। और इसमें अंदर कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, और प्रोटॉन पे कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, चार्ज ठीक ठाक है, मतलब जीरो थोड़े ना कर सकते हम इसको, तो चार्ज भी ठीक ठाक है। तो इसमें रिपल्सन होगा फिर न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस में थोड़ा जूम कर दिया मैंने न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस, ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर प्लस 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 भी होगा, ठीक, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे 0 होगा तो मतलब प्लस ही प्लस है, कोई दूसरा चार्ज है नहीं इस दुनिया में, मतलब इसमें, तो इन सबके बीच रिपल्सन होगा बहुत ज़्यादा, है ना। अब इन सबके बीच रिपल्सन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ड्यू टू देयर साइज। न्यूक्लियस का जो साइज होता है, यहाँ पे एक फोर्स और आ जाती है, वो आती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मॉडर्न फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ना प्रोटॉन प्रोटॉन जो वो होता है चार्जेस के बीच, जो रिपल्सन जो है वो रिपल्सन ना होकर अट्रैक्शन बन जाता है, अट्रैक्शन, ठीक। सिर्फ ये बहुत छोटे साइज के लिए, मतलब इतने ही साइज के लिए वेरी करता है ये, अगर हम इसे बड़े लेवल पर करें तो फिर से ये रिपल्सिव नेचर शो करने लगता है, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये इतनी छोटी मोटी बातें। और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी कुछ बातें लिख ले रहा हूँ मैं, और नोट कर लेना उन्हें, ठीक।
मैंने इसके सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो मैं एक बार बोल रहा हूँ। रदरफोर्ड का पहला जो था मॉडल का पहला स्टेटमेंट, एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी बात नहीं बोली थी, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता है जीरो। ठीक, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, और इसने पूरी स्टडी चार्ज को लेकर की थी, तो चार्ज न्यूट्रॉन कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हुआ था इसके मॉडल में। ठीक, तो इन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। इन्होंने बोला एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, इसके बाद इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जहां से मतलब जो वो था अपनी रेज ऐसे सीधे अनडेविएटेड निकल गई थी, वहां पे जो वो था वहां पे उन्होंने डिटेक्ट किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के खाली एरिया में बहुत स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा। ठीक, और उन्होंने तीसरा जो वो किया था, तीसरा बोला था कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम कंटेन्स इन द वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब अपना जो पूरा जो ये है पॉजिटिव चार्ज एटम कहाँ पे स्टोर करता है, न्यूक्लियस में। और एक बात और, अपना ये जो है एटम एटम का जो साइज होता है, साइज जो होता है वो अपना पूरा साइज कंटेन कहाँ पे करता है, वो भी कंटेन जहाँ पे करता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस से ही अपना साइज भी, मतलब साइज बोले तो मास, साइज नहीं मास, मास जो है वो अपना कंटेन करेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस से ही। ठीक है, और चौथी बात बोली थी इन्होंने कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। और इसका मैंने तुम्हें बता दिया पहले रिलेशन की, मतलब न्यूक्लियस का अगर रेडियस की मैं बात करूँ तो 10⁻⁻15 मीटर, और वहीं पे एटम 10⁻10 मीटर। तो एटम जो है, एटम की रेडियस जो है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी। ठीक, और इन्होंने फिर एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला जो था वो था आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। आर नॉट जो है यहाँ पे है रदरफोर्ड कांस्टेंट। ठीक, रदरफोर्ड कांस्टेंट की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻13। ठीक, और जो ए है यहाँ पे अपना, ये है मास नंबर, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक, आगे मैं अब इसके बाद हम इसकी बातें करेंगे लिमिटेशंस की। ठीक, लिमिटेशंस में एक बार लिख ले रहा हूँ, ठीक है, फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो रदरफोर्ड के जो लिमिटेशंस आई थी वो आई थी कि अगर उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी हाई स्पीड पर घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज घूम रहे हैं, तो मैक्सवेल साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो एक चार्ज पार्टिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक, तो ऐसे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ एक अपना सर्कुलर पाथ बना के यहाँ पे वो घूम रहा है इस रास्ते पे। ठीक, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है ये इधर मूव होता जाएगा। और अगर ये ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा हुआ तो ये एक टाइम बाद इसी में पहले तो अगर ये ऐसा हुआ तो ये अपना जो वो है रास्ता वो सही से मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर मेंटेन नहीं कर पाया तो ये ऐसे अपना रास्ता भटक के और एक सांप सीढ़ी वाला, मतलब भूल भुलैया टाइप में रास्ता बना के ऐसे, और एंडिंग में जाके ये इसी में अंदर ड्रॉप हो जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक, ये ड्रॉबैक आया था उनके सिर्फ एक क्वेश्चन से कि अगर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ए चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग under the influence of another charged particle will emit the energy continuously and in the form of radiation। कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है प्लस, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है माइनस। ठीक, तो ये जो है रिवॉल्व कर रहा है दूसरे के उसमें इन्फ्लुएंस में। ठीक, ये कुछ फोर्स वगैरह लगा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तुम पढ़ोगे, चार्ज यहाँ पे एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो ये ना यहाँ पे एक एनर्जी इमिट करेगा अगर इसको, इसने अपना पाथ मेंटेन भी किया तो। ठीक, और अगर एक एनर्जी छोड़ रहा है, ठीक, रिलीज कर रहा है, तो रिलीज कौन सी फॉर्म में करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक, एटॉमिक लेवल पर रेडिएशन ही होगा, सीधे सिंपल है। ठीक, तो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा कंटिन्यूसली, लेकिन ऐसा वो करता नहीं है, हर एक एटम नहीं करता है। ठीक, कुछ ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये बात बेकार हो गई, और फिर इसी का एक्सप्लेनेशन ये था कि ये जो है इस पाथ को फॉलो करते हुए ये अंदर गिर जाएगा। मतलब एन इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट आल्सो इमिट एनर्जी एंड इफ डज, सो दैट, अगर मतलब ऐसा हुआ, does that it cannot maintain their original path and it will fall out into the nucleus following a spiral path, that's why the atom shows instability। लेकिन एटम स्टेबल है। ठीक, एटम जो है वो स्टेबल होता है। और यहाँ पे जो रदरफोर्ड साहब ने जो अपना मॉडल दिया था, अगर ऐसे हुआ तो सारे के सारे जो वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सभी के सभी कहाँ पे आ जाएंगे, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में आने के बाद एक दिन सिर्फ वहाँ पे क्या बचेगा, न्यूक्लियस ही बचेगा वहाँ पे।
जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो सिर्फ न्यूक्लियस बचा, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए इसके चारों ओर के, तो अनस्टेबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन रदरफोर्ड साहब यहाँ पे फिर गलत हो गए। और जो उनका जो मॉडल था वो ना हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो आगे पता चलेगा तुम्हें। इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना डिसकंटिन्यूअस नेचर होता है, वो आगे तुम्हें पता चल जाएगा। तब तक के लिए सस्पेंस है। ओके, आपकी वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय।